प्रिय विद्यार्थी, मैं क्रांति सर और क्लास 10 की कक्षा में आपका स्वागत है। ये जो कक्षा है ये मैं आपको पेपर पर ही बना रहा हूँ क्योंकि अत्यधिक गर्मी हो जाने के कारण मोबाइल ओवरहीट हो जा रहा है और इससे वीडियो भी नहीं बन पा रहे हैं और थोड़ा सा और दिक्कत भी है। क्लासरूम में काफ़ी गर्मी है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको मैं यहीं ही पढ़ाऊँ और कुछ वीडियो जो आपके जाएंगे वो इसी प्रकार से जाएंगे। ठीक है, आप फीडबैक दीजिएगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फीडबैक दे सकते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा। तो चलिए विद्यार्थी, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ एक शब्द देखिए जो लिखा हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये शब्द देखिए परावर्तन, तो ये एक अपवर्तन की ही घटना है, लेकिन इस अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरणें अभिलंब से इतना ज़्यादा दूर मुड़ जाती है, इतने ज़्यादा दूर भाग जाती है कि वह वापस उसी माध्यम में चली जाती है जिसमें से वो आई थी। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे पास दो माध्यम का अंतरापृष्ठ है। ये ऊपर वाला जो माध्यम है, ये माध्यम जो है वो विरल माध्यम है, और नीचे वाला जो माध्यम होगा इसको मैंने सघन माध्यम लिया है। ओके, ये कौन सा माध्यम है? ये माध्यम है सघन, और ये जो माध्यम है इसको मैंने लिखा है विरल माध्यम। ओके, कोई दिक्कत? और ये दोनों माध्यमों के बीच का अंतःपृष्ठ हो गया विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। प्रकाश किरण ये जो है वो आपको पहले सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। तो ये अभिलंब हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा अभिलंब यहाँ दिखा देता हूँ और आप देखिए क्या हो रहा है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? वो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। ओके, ये आपतित किरण आई हो गया और ये अपवर्तित किरण क्या हो गया, जिसको मैं आर लिखूँगा। ये सघन माध्यम से प्रकाश आपतित हो रही है, इसलिए ये आपतित माध्यम है और इसलिए मैं इसका अपवर्तनांक μ1 लिख रहा हूँ। और विरल माध्यम जिसमें प्रकाश अपवर्तित हो रही है, इसलिए इसके अपवर्तनांक को मैं कितना लिख रहा हूँ? n2 लिख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर n1 जो है वो बड़ा है किससे? n2 से, क्योंकि n1 जो सघन माध्यम है और n2 क्या है? विरल माध्यम है। विद्यार्थी, यदि यहाँ पर जो आपतन का कोण है इसको मैंने लिया है I, और ये अपवर्तन का जो कोण है वो क्या है? R है। विद्यार्थी, क्या होगा यदि आप इस आपतन कोण को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। तो यदि आप इस आपतन कोण को बढ़ाइएगा तो क्या होगा? अब ये आपतित किरण इतनी झुक जाएगी और इस प्रकार ये आपतित किरण जो है वो अपवर्तित माध्यम में प्रवेश करेगी। तो आपतित किरण का यदि आपतन कोण बढ़ेगा तो अपवर्तन का कोण भी जो होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा। और अब ये किरण जो होगी वो इस अंतरापृष्ठ के नज़दीक पहुंचने लगेगी। जैसे ये दोनों माध्यमों को दोनों माध्यमों को जो बांटने वाला अंतरापृष्ठ है, इस पृष्ठ के समानांतर होने लगेगी। एक ऐसी अवस्था आएगी जब हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे। जैसे ये आपतन कोण को देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ। आपतन कोण को यदि आप बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी जिस अवस्था पर एक निश्चित आपतन कोण के मान के लिए, ये आपतन कोण हो गया, ये आपतित किरण अब हो गई, अपवर्तन का जो कोण है वो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री होने का मतलब क्या है कि किरण अब इतना ज़्यादा मुड़ जाएगी, अभिलंब से इतना ज़्यादा दूर भाग जाएगी कि वह माध्यम के अंतरापृष्ठ के समानांतर हो जाएगी। और इस अवस्था में आपका जो अपवर्तन का जो कोण है वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और यह घटना जो होती है, इस घटना में क्या होगा कि प्रकाश अब विरल माध्यम में जाएगी ही नहीं, वो विरल और सघन माध्यम के अंतरापृष्ठ के समानांतर हो जाएगी। अगर आप इस कोण से, जो ये कोण मैंने इसको दिखाया है, इस कोण को
मैं क्रिटिकल एंगल मान रहा हूँ जो इस किरण के लिए बन रहा है, इस किरण आई के लिए बन रहा है, और इस कोण को मैंने यहाँ डिनोट कर दिया है, जिसको मैं IC से डिनोट कर रहा हूँ। IC ये क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण होता है। ओके, तो इस क्रिटिकल एंगल IC पर प्रकाश की जो किरण है वो अपवर्तन तो कर रही है, लेकिन अपवर्तन करने के बाद वह विरल और सघन माध्यम के अंतरा पृष्ठ के अनुदिश समानांतर हो जा रही है, और इस कारण अपवर्तन का जो कोण हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। अगर आप अब इस आपतन कोण IC का मान बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और बढ़ाइए, अब आपतित जो किरण है वो इस प्रकार लाइए, तो अगर आपतित किरण का आपतन कोण थोड़ा सा भी बढ़ाइएगा तो किरण अब इतना ज़्यादा मुड़ेगी कि वो वापस किस माध्यम में चली आ जाएगी, वो वापस चली आ जाएगी आपको उसी माध्यम में जिसमें से वो आई थी, सघन से आ रही थी और सघन में वापस चली आएगी। तो यहाँ पर लग रहा है कि जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, देखिए ये किरण जो है वो मुड़कर वापस अपने प्रारंभिक माध्यम में चली आ रही है, लेकिन ये जो घटना है ये रिफ्लेक्शन की घटना नहीं है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो रहा है, न कि परावर्तन कारण। परंतु आपतन कोण एक निश्चित सीमा के बाद, एक निश्चित पॉइंट जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, उससे ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण अपवर्तित किरण का जो झुकाव है अविलंब से इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि वो वापस उसी माध्यम में प्रवेश कर जा रही है जिसमें से वो आई थी। ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेकिन इसका जो कारण होता है वो परावर्तन के कारण नहीं है, बल्कि किस कारण है, अपवर्तन के कारण है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मैंने इसको आपको समझा दिया, मैं इसको फ्रेश चित्र में यहाँ बना देता हूँ, और ताकि मैं इसको परिभाषित भी कर सकूं और क्रांतिक कोण का व्यंजक भी प्राप्त किया जा सके। ये अंतरा पृष्ठ हो गया दो माध्यमों का, ओके, और ये हो गया आपको अभिलंब N हो गया, ये हो गया आपको आपतित किरण जिसको डिनोट किया गया है I से, और ये हो गया आपको अपवर्तित किरण जो कि समानांतर हो जा रही है। और यहाँ पर देखिए आप अपवर्तन का जो कोण हो गया वो कितना हो गया, R बराबर हो गया 90 डिग्री, और आपतन का जो कोण है इसको मैंने ले लिया है IC जो कि क्रिटिकल एंगल है। ओके, क्योंकि इस एंगल से अगर हम थोड़ा सा भी आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं तो किरण वापस क्या होगी, वो वापस प्रारंभिक माध्यम में पहुंच जाएगी। सघन माध्यम जिसको डिनोट किया जा रहा है विद्यार्थी, इसका अपवर्तनांक N1, और ये विरल जो पहले भी मैंने डिनोट कर दिया है विरल। अब माध्यम का अपवर्तनांक N2, N1 बड़ा है किससे, N2 से। ओके, तो यहाँ पर हम एक परिभाषा लिख रहे हैं, और वो परिभाषा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा, कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। ओके, यदि आपतन कोण को बढ़ाया जाए तो प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात वापस आपतित माध्यम में प्रवेश करने लगेगी, या प्रवेश कर
करेंगी। ओके, इस घटना को क्या कहेंगे? इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इतनी लंबी परिभाषा क्या एग्जाम में हम लिखेंगे? ये तो बहुत लंबी परिभाषा है, इतनी लंबी परिभाषा थोड़ी लिखी जाएगी। तो इस परिभाषा को हम शॉर्ट करते हैं, इसके मूल बातों को हम लेते हैं कि अपवर्तन के पश्चात वापस आपतित माध्यम में प्रवेश कर जाए। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एकदम छोटे परिभाषा में? अपवर्तन की वह घटना जिसमें अपवर्तित किरण वापस आपतित माध्यम में प्रवेश कर जाए, उसे हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो लिखेंगे अपवर्तन की वह घटना जिसमें अपवर्तित किरण वापस आपतित माध्यम में प्रवेश करे, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ओके, तो परिभाषा ये हो गई केवल। ये तो क्या छोटी सी परिभाषा है ना, आप उतनी लंबी परिभाषा नहीं लिखेंगे, ठीक है। फेयर पर भी उतनी लंबी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैंने केवल क्या किया था, समझाने के लिए आपको बताया कि क्या हो रहा था, इसको मैंने शब्दों में लिख दिया। तो इसको आपको इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको नहीं लिखेंगे। ऐसी बात नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन ये अननेसेसरी हो गया क्योंकि मैंने इसको केवल समझाने के लिए लिखा था। तो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को आप क्या करेंगे, एकदम ध्यान रखेंगे। ओके, अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर इस चित्र में देखिए कि आपके पास एक ऐसा कोण मिल रहा है जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, क्रांतिक कोण बोल रहे हैं। और यह कोण वह कोण है, यह वह आपतित कोण है जिस पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना शुरू होने लगती है। अगर आप इस कोण से थोड़ा सा भी आपतन कोण को बढ़ाइएगा तो वापस किरण क्या होगी, वापस यहाँ पर देखिए, वापस किरण सघन माध्यम में आ जाएगी, वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप पढ़िएगा, देखिए ये जो मैंने काटा है इसको आप जरूर पढ़िएगा, लेकिन ऐसे बात नहीं कि ये काट कूट किया गया है, ठीक है। क्रांतिक कोण को हम परिभाषित करते हैं, क्रांतिक कोण जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होती है, ये है वह आपतन कोण जिस पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना शुरू हो जाए, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा देखते हैं इसका मान क्या होता है। तो थोड़ा सा देखिए, तो स्नेल के नियम से इस चित्र को मैं यहाँ फिर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं क्रांतिक कोण का मान प्राप्त कर सकूँ। तो ये हो गया दो माध्यमों का अंतरापृष्ठ हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपको अभिलंब, जिसको मैं n से सूचित कर रहा हूँ। और ये हो गया आपको सघन माध्यम, अपवर्तनांक किसका हो गया n1। और ये हो गया आपको विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना हो गया, n2। आप जान रहे हैं n1 ग्रेटर देन क्या होगा, n2 होगा। ओके, अब ये देखिए, ये हो गया आपको आपतित किरण और ये हो गया आपका अपवर्तित किरण।
अपवर्तन कोण 90 डिग्री और आपतन कोण को आप मानेंगे IC, क्रिटिकल एंगल IC। ठीक है, स्नेल का नियम लगाइए। स्नेल के नियम से चलिए क्या होगा, साइन I आपतन कोण की जया और साइन R अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जो कि अपवर्तित माध्यम के अपवर्तनांक N2 तथा आपतित माध्यम के अपवर्तनांक N1 के अनुपात के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर साइन I के जगह पर आपतन कोण कितना है, क्रिटिकल एंगल IC मैंने मान लिया है, जिस पर पूर्णांतिक परिवर्तन घटना शुरू होती है। और साइन R पूर्णांतिक परिवर्तन घटना जब शुरू होती है तो R का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ओके, बराबर N2/N1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छा, आगे यहाँ लिख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा समझने में। तो थोड़ा सा गौर करते हैं कि साइन IC जस का था, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, अनिल सर आपको बताए होंगे। और मान लेते हैं, मानिए नहीं अभी, चलिए आगे मानेंगे N2/N1। तो आपको क्रिटिकल एंगल का जब मान प्राप्त करना है तो लिखेंगे साइन IC बराबर N2/N1, ओके। तो IC क्रिटिकल एंगल, IC साइन उधर चला जाएगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा N2/N1, ओके। तो ये क्रिटिकल एंगल का मान हो गया। आप सब कहेंगे सर ये कैसे इन्वर्स चला गया उधर, तो ये ISC में पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन, ठीक है, अनिल सर पढ़ाते हैं आपको। अभी आप इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करेंगे, आप इस फार्मूले को बस ध्यान रखेंगे, ओके। क्रिटिकल एंगल कभी भी निकालना हो तो कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, यदि सोचिए कि यदि विरल माध्यम हवा हो, विरल माध्यम क्या हो, हवा हो, तो इसका मतलब है कि विरल माध्यम हवा होने का मतलब ये दूसरा जो माध्यम है ये हवा हो, और हवा होने का मतलब है कि N2 बराबर क्या हो जाएगा, हवा का अपवर्तनांक 1 हम लेते हैं निर्वात के बराबर। तो इसलिए हमारा IC बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स N2 की जगह पर 1 बटा N1 की जगह पर N, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, जहाँ N क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। यदि विरल माध्यम हवा हो तो N2 बराबर 1 और N1 बराबर हम कितना मान लेंगे, N मान लेंगे। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया और ये वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ओके। तो ये क्रिटिकल एंगल का क्या हो गया, मान हो गया। अब हर एक पदार्थ के लिए देखिए, हर एक पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो अलग अलग होगा, और इसका मतलब है कि उसका क्रिटिकल एंगल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे हीरा के लिए 42 डिग्री, तो 42 डिग्री कोण पर अगर आप आपतित किरण को प्रवेश कराते हैं हीरे में तो उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, और प्रकाश किरण उसके सरफेस से टकराकर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते होते उसके अंदर घूमती रहती है। इसी कारण हीरा जो होता है वो चमकीला प्रतीत होता है अंधेरे में भी, क्योंकि एक बार उसके अंदर जब प्रकाश पहुंच जाते हैं तो वो क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन करते रहते हैं और प्रकीर्णन के कारण उसका थोड़ा थोड़ा भाग बाहर आता है, जिससे वो चमकता हुआ प्रतीत होता है। ओके विद्यार्थी, तो आज की हमारी जो कक्षा है मैं यहीं तक रोकूंगा, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के प्रमुख उपयोग, जिसमें हम लोग देखेंगे मृग मरीचिका मिराज के बारे में, हम लूमिंग के बारे में देखेंगे, हम घोस्ट बोर्ड को देखेंगे, और साथ ही हम पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के और बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। ओके, तो कोई दिक्कत? तो विद्यार्थी मैं इससे पूरे पेज को क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे पेज को आपको डाल दे रहा हूँ आपके PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आप PDF के तौर पर इसको लोड कर लेंगे, ठीक है, और अपने फेयर पर आप इसको उतार लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।